हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानशक्ति क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, अब वीडियो आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक किया करिए। देखिए, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो इससे दो चीज़ें होती हैं। पहले तो इस वीडियो का रीच बढ़ता है और ये सभी लोग आपसे बताते नहीं हैं, मैं आपसे बताता इसलिए हूँ क्योंकि आप जो है वो मेरे मुझे जो है ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जो है ना वो इस वीडियो के रीच को बढ़ाएँगे तो जितने लोग जिनको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की, उन तक पहुँचेगा। इसलिए मैं ये बात बताता हूँ कि भाई लाइक किया करिए और साथ ही साथ वीडियो के रीच को बढ़ाने के लिए आप हाइप का एक नया बटन आया है, उसको भी आप कर सकते हैं। हाइप करेंगे वीडियो को तो ये वीडियो और लोगों तक पहुँचेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। बाकी स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को और हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा त्रिकोणीकरण यानी ट्रायंगुलेशन के शोध सिद्धांत की सबसे अच्छा तरीके से दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन इन एजुकेशनल रिसर्च? ऑप्शंस है, पहला यूजिंग ओनली क्वालिटेटिव मेथड्स टू इंक्रीज डेप्थ यानी केवल गुणात्मक विधि का प्रयोग करना। दूसरा है विभिन्न स्रोतों या विधियों से डेटा का परस्पर सत्यापन करना यानी क्रॉस चेकिंग डेटा यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज और मेथड्स। तीसरा है कि रिपीटिंग द सेम मेथड मल्टीपल टाइम्स यानी एक ही विधि को कई बार दोहराना। और चौथा ऑप्शन है सटीकता हेतु केवल विशेषज्ञ सत्यापन पर निर्भर रहना। है ना? तो ये आपका जो है ट्रायंगुलेशन पूछ रहा है कि ट्रायंगुलेशन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है ना? ट्रायंगुलेशन किसे कहते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। केवल गुणात्मक विधि का प्रयोग करना, विभिन्न स्रोतों या विधियों से डेटा का परस्पर सत्यापन करना, एक ही विधि को कई बार दोहराना या सटीकता हेतु केवल विशेषज्ञ सत्यापन पर निर्भर रहना। तो बताइए क्या होगा आपका ट्रायंगुलेशन? देखिए, जो ट्रायंगुलेशन होता है ना, आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए। ट्रायंगुलेशन मतलब होता है कि कैसे जो है हम अलग-अलग थ्योरीज से अलग-अलग तरीके से एक चीज़ को सही प्रूव करें और उसके लिए हम अलग-अलग मेथड्स का, अलग-अलग सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सटीक जवाब दे पाएँ, है ना? अगर आप कई स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आप सत्य तक पहुँच जाते हैं। तो क्रॉस चेकिंग डेटा यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज़ और मेथड्स, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये होता है ट्रायंगुलेशन, है ना? सेम मेथड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना नहीं होता है। और देखिए, जब भी ओनली आ जाए तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो गलत उत्तर होगा। तो अगर ओनली आए और क्वेश्चन में नॉट लिखा है तब तो सही कर दीजिए, लेकिन अगर ओनली आए और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई पॉजिटिव आंसर चाहता है तो फिर वो नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ओनली ओनली वाले तो दो ऑप्शंस वैसे ही, क्योंकि ये नेगेटिव तरफ ले जाता है जहां भी हम ओनली की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने। संचार सिद्धांत में यानी कम्युनिकेशन थ्योरी में रिडंडेंसी जो होता है, रिडंडेंसी इज यूजफुल कहाँ पर? कहाँ पर उपयोगी होता है ये रिडंडेंसी? और रिडंडेंसी होता क्या है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, डिक्रीजेस क्लैरिटी एंड इंक्रीजेस नॉइज यानी स्पष्टता घटाता है और शोर को बढ़ा देता है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कि संभावित विकृतियों के बावजूद संदेश प्राप्ति सुनिश्चित करता है। तीसरा ऑप्शन है मेक्स कम्युनिकेशन मोर कॉम्प्लेक्स यानी संचार को अधिक जटिल बना देता है। और चौथा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि की आवश्यकता समाप्त कर देता है, एलिमिनेट्स द नीड फॉर फीडबैक। तो बताइए ये रिडंडेंसी होता क्या है? आप हम कई बार कहते हैं ना कि रिडंडेंट हमें नहीं होना चाहिए। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? बताइए। क्या क्लैरिटी और कम करके और नॉइज़ बढ़ाना होता है? देखिए, अगर हम रिडंडेंसी की बात करें ना, तो रिडंडेंसी यानी एक्स्ट्रा क्यू, रिपीटिशन या सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन देना। कि देखिए, कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपने एक फ़ोन लगाया किसी को और वो फ़ोन में नेटवर्क एरर आ गया जिस वजह से आपकी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। अब आप जो है वो किसी भी मान लीजिए आप इनवाइट करने के लिए किसी पार्टी में इनवाइट करने के लिए किसी को आपने कॉल किया, अब उनको समझ ही नहीं आया कि आपने पार्टी में इनवाइट किया क्या किया। तो आपने क्या किया, इस कॉल के बाद आपने एक मैसेज भी लिख दिया और मैसेज में आपने लिखा कि जो भी अंकल होंगे तो अंकल ये डेट को हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है और इसके लिए मैंने कॉल किया था। कॉल डिस्कनेक्ट होने की वजह से या फिर कॉल ड्रॉप हो रहा था, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, इस वजह से जो है हम अच्छे से आपको मैंने मैसेज नहीं दिया। तो आप जो है ना एक ज़रूर आ जाइएगा ऐसे करके। तो ये क्या होना, हमने एक्स्ट्रा क्यू दे दिया या हमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला कि हमारा मैसेज
भले ही जो है डिस्टॉर्ट हो गया है, भले ही गलत तरीके से पहुंचा है उस समय पे, लेकिन बाद में इसको सुधार हम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी, है ना? तो कम्युनिकेशन थ्योरी में रिडंडेंसी यूजफुल होता है क्योंकि ये संभावित विकृतियों के बावजूद संदेश प्राप्ति सुनिश्चित करता है कि भाई कैसे भी संदेश पहुंच जाए, है ना? संदेश जो है वो पहुंचे, ये सुनिश्चित करता है। तो ये आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि ब्लूम के संशोधित मतलब रिवाइज टैक्सोनॉमी, ब्लूम ने 2 टैक्सोनॉमी दिया था ना, है ना? ब्लूम टैक्सोनॉमी तो एक ओरिजिनल वाला होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और एक होता है आपका जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी हुआ था। तो एक रिवाइज वाले में पूछ रहा है कि बताइए, एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले कराया है ना इसके ऊपर आपको, तो पूछ रहा है कि रिवाइज टैक्सोनॉमी क्रिएटिंग जो है ना, वो कौन सा कॉग्निटिव ऑपरेशन है? ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार क्रिएटिंग किस संज्ञानात्मक कार्यवाही में आता है? पहला है रिमेंबरिंग यानी स्मरण, दूसरा है अप्लाइंग यानी अनुप्रयोग, तीसरा है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस यानी उच्च कोटि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, और चौथा है मनोरचनात्मक विकास साइकोमोटर डेवलपमेंट। बताइए किसके अंदर आता है क्रिएटिंग? ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, है ना? बताएंगे। देखिए, ब्लूम का जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है ना, सबसे पहले तो आप याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आजकल नाम का भी पूछ देता है, तो एंडरसन और क्रैथवॉल इन्होंने दिया, है ना? क्रैथवॉल WHL, इन्होंने रिवाइज किया था इसको। और इसमें जो कॉग्निटिव लेवल है ना, वो कैसे जाता है? सबसे पहले यदि सबसे नीचे जो आता है वो आता है रिमेंबर, रिमेंबर से हम आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग आता है, इसके बाद अप्लाइंग आ जाता है ना? अप्लाइंग के बाद एनालाइजिंग आ जाता है, एनालाइजिंग के बाद इवैल्यूएटिंग आता है, और इवैल्यूएटिंग के बाद आपका इसके ऊपर आता है क्रिएटिंग, यानी ये क्रिएशन, पहले सिंथेसिस क्रिएशन की जगह पे था, और वो भी सेकंड मतलब ऊपर से दूसरे नंबर पे था, लेकिन बाद में इसका पोजीशन भी चेंज किया गया और इसके नाम में तो बदलाव आया ही। तो ये हाईएस्ट लेवल होता है और उसमें सिंथेसिस, इनोवेशन, डिजाइन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज सभी चीजें आ जाती हैं। तो क्लियरली जो है ये एक उच्च कोटि की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिएटिंग है, और क्योंकि ये जो है ना, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या-क्या आ जाता है इसमें? इनोवेशन, नवाचार आ जाता है, डिज़ाइन आप कर रहे हैं, कुछ नया सिंथेसाइज़ कर रहे हैं, कुछ नया नया चीज़ बना रहे हैं, तो वो HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर आ जाता है, उच्च कोटि संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, और सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद इन अ ग्रुप। एक शिक्षक समूह के भीतर छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड देता है, ठीक है? तो बताइए कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? बताएंगे। एक टीचर जो है वो अवार्ड करता है ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद इन अ ग्रुप, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बताइए। एक दो चीजें इसमें नोट करने वाली हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, रिलेटिव परफॉर्मेंस कह रहा है, और अगर आप अच्छे से आपने पढ़ाई किया होगा, जैसा मैंने आपको बैच में पढ़ाया है उस हिसाब से आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या होता है। रिलेटिव परफॉर्मेंस मतलब होता है कि एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट का के स्कोर को हम आपस में, है ना, इनको हम आपस में रिलेट करते हैं, इनको आपस में हम कंपेयर करते हैं, और एक स्टूडेंट जिसका हाईएस्ट मार्क्स, सबसे अधिक मार्क्स आया है ना, उसके मार्क्स के हिसाब से हम दूसरे स्टूडेंट्स को जो है परसेंटेज देते हैं, कि परसेंटाइल देते हैं, इसको हम कहते हैं परसेंटाइल, परसेंटाइल, है ना? तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना विद इन अ ग्रुप, उनके रिलेटिव परफॉर्मेंस के बारे में अगर एक टीचर अवार्ड दे रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अवार्ड देना मतलब क्या होता है? नंबर देना, है ना? ग्रेड दे देना, तो वो कर रहे हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या वो क्राइटेरियन रेफरेंस होता है या नॉर्म रेफरेंस होता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो देखिए इवैल्यूएशन तो है ही नहीं ये। क्या है डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? निदानात्मक, आप निदान देने के लिए करते हैं, ये तो होगा ही नहीं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये ड्यूरिंग द लेक्चर होता है। किसी कक्षा के दौरान अगर आपने सरप्राइज टेस्ट ले लिया या ऐसा कुछ, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब दो हमारे सामने आ गया, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। तो देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन जो होता है ना, ये आपका वो होता है जैसे आपने क्लास 10th का, क्लास 8th का, या क्लास किसी भी क्लास का आपने फाइनल एग्जाम दिया,
है ना। और फाइनल एग्जाम में फिक्स होता है ना कि 60% के ऊपर आएगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, 75 के ऊपर आएगा तो डिस्टिंक्शन मिलेगा, 33 के नीचे आएगा तो फेल हो जाएगा। तो वो क्राइटेरिया एक सेट है पहले से, तो वो होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। तो उसमें आपका स्टूडेंट से स्टूडेंट का रिलेटिव परफॉर्मेंस मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी इसका हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस्ड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक मानक संदर्भित मूल्यांकन, जहां पर एक स्टूडेंट का स्कोर जो है उससे डिसाइड होता है कि बाकी स्टूडेंट्स का क्या रैंक है, क्या परसेंटाइल है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो परसेंटाइल, रैंक, बेल कर्व, ग्रेडिंग, ये सभी रिलेटिव पोजीशनिंग को दर्शाते हैं और ये सभी नॉर्म बेस्ड इवेल्युएशन है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पांचवें क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। कह रहा है कि क्लासरूम में यानी कक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण यानी इंटरेक्शन एनालिसिस जो है ये क्या दर्शाता है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टीचर टॉक इंडिकेट्स, यानी एक कक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण में शिक्षक द्वारा लंबे समय तक बोलना, बहुत लंबे समय तक शिक्षक अगर बोल रहे हैं तो क्या दर्शाता है। छात्रों की उच्च भागीदारी, हायर लर्नर पार्टिसिपेशन, या फिर छात्रों की निम्न संज्ञानात्मक संलग्नता यानी लोअर कॉग्निटिव एंगेजमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, या फिर बेहतर निर्माणवादी अधिगम यानी इंप्रूव्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, या फिर संतुलित संवाद प्रतिरूप यानी बैलेंस्ड डिस्कोर्स पैटर्न, क्या दर्शाता है। एक क्लासरूम में इंटरेक्शन एनालिसिस हम कर रहे हैं, अंतःक्रिया विश्लेषण कर रहे हैं कि भाई कितना बातचीत हो रहा है, बच्चे कितना बोल रहे हैं, टीचर कितना बोल रहा है। अगर बहुत अधिक देर तक टीचर टॉक हो रहा है तो वो क्या दर्शा रहा है, बताएंगे। देखिए, अगर टीचर बहुत ज़्यादा बोलेगा यानी स्टूडेंट्स कम बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स कम बोल रहे हैं यानी हाई लर्नर पार्टिसिपेशन नहीं है ना? छात्रों की उच्च भागीदारी नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं हुआ, ये तो पुराना अप्रोच हो गया ना जहाँ पर टीचर ज़्यादा बोलेंगे। अभी क्या हो रहा है, एनईपी 2020 में किस बारे में बात हो रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारा आया था, इसमें बात किया गया कि हमें स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर ध्यान देना होगा। और मैं आपको देखिए सारी चीज़ें जोड़कर एक ही जगह बता दूँगा, है ना? ये इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के बारे में पहली बार बात कहाँ हुआ था? एनसीएफ 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बात हुआ था कि हमें अब शिक्षक केंद्रित शिक्षा से हटकर शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पर आना होगा। और फाइनल मोहर लग गया एनईपी 2020 में, जिसमें बात किया गया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन डुई ने बताया था, है ना। जॉन डुई का एक कॉन्सेप्ट है, जॉन डुई का एक कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग, कि अपने हाथों से अगर करके हम कुछ सीखते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं। और यही अब किया गया कि टीचर का रोल जो है ना मात्र एक सुविधा प्रदाता के तौर पर हम देखते हैं, एक फैसिलिटेटर के तौर पर, एक गाइड के तौर पर हम देखते हैं। टीचर का रोल उतना ही है, बाकी स्टूडेंट्स को खुद से करके सीखना होगा। यही मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ कि आप अगर खुद से कुछ करके सीखते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ आपको हेल्प करने के लिए, है ना। और इस हेल्प की भी ज़रूरत है, आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये संतुलन नहीं हो रहा है। संतुलन तब होगा जब स्टूडेंट और टीचर बराबर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड यानी काफ़ी लंबे समय तक अगर टीचर बोल रहे हैं तो यानी कि छात्रों की निम्न संज्ञानात्मक संलग्नता है, लोअर कॉग्निटिव एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट की तरफ से उस कक्षा में। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा और वो कक्षा एक बेहतर कक्षा नहीं मानी जाएगी, है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं छठवें प्रश्न पर। ये फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। आजकल बड़ा पूछा जाता है ये फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम का प्राइमरी एम क्या होता है? कक्षा में व्याख्यान का समय बढ़ाना, ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया है, हो ही नहीं सकता है। समय बढ़ाना, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। शिफ्टिंग लोअर ऑर्डर लर्निंग टास्क आउटसाइड क्लासरूम, निम्न स्तरीय अधिगम कार्यों को कक्षा के बाहर ले जाना, हो सकता है। फिर छात्र स्वायत्तता को कम करना, ऑटोनॉमी को देखिए, फ्लिप्ड मतलब क्या होता है? फ्लिप मतलब क्या होता है? घुमाना या उल्टा कर देना। तो देखिए टीचर का काम है पढ़ाना, मतलब जैसा कि हमेशा से माना जाता है कि टीचर का काम है कि भाई वो आके पढ़ाएँगे और स्टूडेंट्स का काम है कि आके पढ़ेंगे। लेकिन क्या हो अगर ये रोल बदल जाए, है ना? यानी स्टूडेंट्स आके और कक्षा में जो है वो ना पढ़ के कक्षा में डिस्कशन करें और घर पे जाके वो पढ़ें, है ना? होम में उनको सारी चीज़ें दे दी जाएँ और वो पढ़ के आएँ और कक्षा में आके वो डिस्कशन करें। यानी कि वो जो चीज़ें हम क क्लास में हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं ट्रेडिशनली कि भाई ये होता है, परंपरागत तरीके से ये होता है, और अगर वो बदल जाए तो इसको हम फ्लिप क्लासरूम कहते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट ऑटोनॉमी कम हो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑटोनॉमी बल्कि बढ़ जाती है, स्वायत्तता बढ़ जाता है। तो क्या ये सहयोगी अधिगम समाप्त कर देता है? नहीं, बल्कि ये और बढ़ाता है उसको। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन।
तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हो कि हमें निम्न स्तरीय अधिगम कार्य को कक्षा के बाहर ले जाना है। मतलब जो क्लास में आके हम रीडिंग लगवाते हैं, पढ़ते हैं या चीज़ें, वो चीज़ें घर पे कर दीजिए और क्लास में डिस्कशन हो, डिबेट हो, है ना? संवाद हो, अ, वाद-विवाद हो, जिससे कि बच्चों में उनकी संज्ञानात्मक विकास हो, उनके संज्ञान में नई-नई चीज़ें आएँ, नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, नए-नए विचार प्रकट हों। तो ये सारी चीज़ें क्लासरूम के लिए, और बाकी वो जो टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला काम है, ये सारी चीज़ें जो है क्लासरूम के बाहर यानी घर पे। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से मैं समझा रहा भी आपको समझ में आ रहा हो, और क्लास में भी हम ऐसे ही डिस्कशन करते हैं। एक बार फिर से याद दिला दूँ कि जो हमारा बैच है ना, उसमें एडमिशन चालू है 9015958713, ये हमारा नंबर है। और एडमिशन जो है अगर अभी लेते हैं तो एक तो ये वाला आपको एग्जामिनेशन में, अगर आप अभी ले रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, अगर आप पहले से हैं तो फिर आपको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एडमिशन आपने नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम है, या फिर अगर आप के मन में संशय है, मैं बता दूँ कि अगर अभी आप एडमिशन लेंगे तो आपको नवंबर दिसंबर मिल रहा है एक्स्ट्रा, और प्लस दिसंबर एग्जाम के बाद से जून एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक की वैलिडिटी आपको बैच में मिल जाएगी। सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट और जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी आपको दे दी जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो विनय सर का ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके और एडमिशन ज़रूर ले लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है और बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर 1 मैं कवर कराता हूँ। चलिए, अब 7वां प्रश्न है, अच्छा, मैं पेपर 2 शिक्षा शास्त्र के बारे में भी बात कर रहा हूँ। अगर आपका एजुकेशन है पेपर 2, तो आप तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर मैम और मैम मिल के पढ़ाते हैं और पेपर 1 जो है मैं कवर करता हूँ। किस शोध रूपरेखा में किसी एक ही समूह पर समय के साथ-साथ हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन सर्वाधिक उपयुक्त है? Which of the following research design is best suited for studying the effect of an intervention over time on the same group? क्या कह रहा है कि भाई हम ओवर द टाइम एक ही ग्रुप पे अपना जो है वो प्रभाव देखना चाहते हैं, इफेक्ट देखना चाहते हैं। कोई रिसर्च डिजाइन जो बेस्ट सूट कर रहा हो इस वाले केस में, वो क्या होगा? तो यही इसका जो है वो कीवर्ड है, इंटरवेंशन ओवर टाइम ऑन द सेम ग्रुप। क्या होगा बताइए? क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो, टाइम सीरीज या फिर फैक्टोरियल डिजाइन? क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना कि एक सिंगल ग्रुप के ऊपर रिपीटेडली आप बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन देखना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करते हैं। मल्टीपल ऑब्जर्वेशन यानी बहुत बार अवलोकन आप करेंगे। जो अवलोकन है वो कई बार आपको करना होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो तो बस सिंपल एक बार आप कोई भी चीज़ घटना घटने के बाद अगर उसको आप जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर कर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो एक्स पोस्ट फैक्टो है, ये नहीं होगा। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन यानी वन पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, याद रखिए। किसी एक समय पर अगर आप जो है रिसर्च करना चाहते हैं किसी एक टाइमलाइन के लिए, तो वो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन है ना? फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, है ना? फैक्टोरियल डिज़ाइन भी नहीं होगा, बल्कि टाइम सीरीज़ डिज़ाइंस को हम कहेंगे, है ना? टाइम सीरीज़ डिज़ाइन, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च भी इसके अंदर आ जाता है ना? तो इसमें क्या होता है ना कि आप ट्रेंड्स देखते हैं कि भाई क्या ट्रेंड रहा है, कैसे-कैसे ये ट्रेंड बदल रहा है, कैसे-कैसे बदलाव आ रहा है। तो किसी चीज़ का प्रभाव समय के साथ बार-बार, बार-बार आप नोट आउट करना चाहते हैं, तो वो टाइम सीरीज़ डिज़ाइन में आएगा, टाइम सीरीज़ रूपरेखा में आएगा। सी ऑप्शन, है ना? अब 8वां प्रश्न है हमारा, इन आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन यानी अगर हम शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो SCORM कंप्लायंस क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, है ना? SCORM कंप्लायंस, और इस टाइप के टफ क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। पहला है कंपैटिबिलिटी ऑफ लर्निंग मॉड्यूल्स अक्रॉस मल्टीपल एलएमएस प्लेटफॉर्म यानी विभिन्न लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर शिक्षण मॉड्यूल की संगतता, या फिर केवल वीडियो आधारित अधिगम का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली वीडियो बेस्ड लर्निंग। फिर से ओनली आया ना, मैंने एक बार आगाह किया है कि ओनली आए तो आप अपने कान खड़े कर ले, वो ज़्यादातर चांसेज है कि वो गलत हो जाएगा, है ना? रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंटेंट टू ऑफलाइन मोड, यहाँ भी ओनली वाला ही है कि सिर्फ और सिर्फ सामग्री को केवल, है ना? केवल आ गया ना? देखिए यहाँ पर केवल ऑफलाइन रखने की बाध्यता, या फिर प्रिवेंशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग, डेटा विश्लेषण और ट्रैकिंग को रोकना।
SCORM कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना, या कोई नियम बना दिया गया, उस नियम को आपको फॉलो करना है। जैसे अभी अगर आप बाइक चला रहे होंगे तो BS6 एक चल रहा है, तो BS6 कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है? BS6 कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कि उसको हमें फॉलो करना होगा, BS6 नॉर्म्स को, है ना? जैसे एक E20 आया है, एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिला रहता है, ये कॉम्प्लायंस है। इस तरीके के कुछ नियम बना देते हैं और उसको फॉलो करना होता है। तो बताइए कि ICT इनेबल एजुकेशन में SCORM कॉम्प्लायंस का क्या मतलब है ना? देखिए, SCORM मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। S से होता है शेयरेबल, C से होता है कंटेंट, O से होता है ऑब्जेक्ट, R से होता है रेफरेंस और M से होता है मॉडल। शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्या करने के लिए? कि हमें ई-लर्निंग कंटेंट जो भी है हमारा, जो भी चीज़ें हम इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं, है ना? आपको जैसे पढ़ा रहे हैं, इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं, तो वो स्मूथली चल सके, आसानी से चल सके। तो अगर SCORM compatible LMS होगा, यानी जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा है, जैसे जिस पे हम बच्चों का होमवर्क देते हैं, पेरेंट्स के पास भी एक्सेस होता है, ऐसे ऐप्स बने हुए हैं और उसको ऐप को आप करके वहाँ पर आप जो है बच्चों का पूरा ब्यौरा, उनका लेखा-जोखा सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे LMS प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो उनको SCORM कॉम्प्लायंस है, मतलब ये इंश्योर आप रहिए कि वो आसानी से चलेगा, आराम से चलेगा। तो स्कूल्स या कॉलेजेस को ये समझ में आ जाता है कि अगर ये वाला प्लेटफ़ॉर्म हम यूज़ करेंगे तो हमें भरोसा है कि हमारे मतलब जब भी ज़रूरत होगा तो ये अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये डाउन हो गया या इसका सर्वर फ़ेल हो गया या ऐसा कुछ होगा, और सेफ़ भी होगा। तो SCORM कॉम्प्लायंस का यही है। तो इसमें इंटरऑपरेबिलिटी होता है, यानी अलग-अलग जैसे आप iOS से, एंड्रॉइड से, जैसे विंडोज़ से आप एक्सेस कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी बार-बार यूज़ कर लेंगे, प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सीक्वेंस स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंसिंग होता है, यानी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो वो ये SCORM कॉम्प्लायंस जो है ना, ए ऑप्शन यानी विभिन्न लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर शिक्षण मॉड्यूल की संगतता जो है कंपैटिबिलिटी, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। और अगर आपका स्कूल है, कॉलेज है, तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि अगर आपने कोई LMS यूज़ किया तो क्या वो SCORM कॉम्प्लायंट है, ताकि उसके ऊपर आपका विश्वास बन सके, है ना? तो आप इसको वैसा ही समझ सकते हैं जैसे एक ISI मार्क होता है ना किसी प्रोडक्ट पे, या फिर अगर आप सोना खरीदते होंगे तो वहाँ पर हॉल मार्क होता है, तो आप इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ, हाँ, ये एकदम बिल्कुल सही ही होगा। तो वैसे ही आप इसको समझ लीजिए SCORM कॉम्प्लायंस को। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये डिस्कशन है काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प मिला होगा आप लोगों को। अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं बैचेज़ में जून 2025 के लिए भी, तो 9015958713 ये विनय सर का नंबर है। अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मैराथन सेशंस, मॉक टेस्ट, पेपर 1, पेपर 2 का सारा कंटेंट और सारी चीज़ें जो है आपको साथ ही में मिल जाएँगी, इस एग्ज़ामिनेशन और नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन के लिए भी। बाकी कोई संदेह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। अगर आप बैच में हैं तो डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करिए हमारे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।